गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर सैनियों। और आज हम टेस्ट क्लास 3 मतलब जो टेस्ट होना है आपका आगामी, संभवतः पूरा जो आपको महीने में पढ़ाया गया है वो सबको रिवाइज करवा दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी गई हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ से 100+ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आज की क्लास में, क्योंकि जितना पढ़ाया गया है उस सबका रिवीजन है। ठीक है, और क्लास की शुरुआत करते हैं 2 लाइनों के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ को तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो संघर्ष और तकलीफ़ों के बिना यदि जीवन जीना चाहे तो वो जीवन नहीं है, और जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। यदि जुनून पैदा करिए पढ़ाई के लिए। चलिए रसायन विज्ञान से स्टार्टिंग करते हैं। 3 पोर्शन में आपका रासायनिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोशियर हैं। तो क्वेश्चन बनेगा रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोशियर हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं। बड़े धैर्य से पढ़ेंगे, इसको लिख के आप चेक कराएंगे। कह रहा है कि सोना, इसका ये लैटिन नाम है, ऑरम होता है, AU इसका संकेत होता है। इसका परमाणु क्रमांक आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चांदी, इसका लैटिन नाम आर्जेंटम है। क्या है? आर्जेंटम है। देखो चांदी इसका हिंदी नाम हो गया, ठीक है। सिल्वर इसका अंग्रेजी में हो गया, लेकिन लैटिन नाम है। ये क्या है? लैटिन नाम है, ठीक है। इसके बाद पारा, इसका क्या है? हाइड्राजीरम, ठीक है। आयरन का क्या है? फेरम। क्या है? फेरम। और सोडियम का है नेट्रियम। क्या है? सोडियम का है नेट्रियम। नेट्रियम, इनको बड़े ध्यान से पढ़िए, संभवतः आपको कार्य आएगा। अब अगली हेडिंग है द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं? जिन्हें मैटर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, कुछ आयतन होता है, जो स्थान घेरती है। प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका अनुभव हो अपनी ज्ञानेंद्रियां। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनके द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। चलिए भैया, अब इस द्रव्य की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्यों को 3 भागों में बांटा गया। हालांकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको 2 अवस्था और मिल जाएंगी, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसन मिल जाएगी, एक प्लाज्मा अवस्था मिल जाएगी। तो उन पे हम कभी क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना, और उम्मीद है कि इस बार आप 110+ नंबर आएंगे। पहला, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक अवस्था के आधार पदार्थों कितने भागों में बांटा गया? 3, ठोस, द्रव, गैस। आगे चलते हैं। ठोस क्या होते हैं देखते हैं। द्रव्य की वह अवस्था, वहाँ व्यवस्था लग गया। द्रव्य की वह अवस्था, भाई टाइप करते करते पूरी रात किया। अवस्था जिसका एक निश्चित आयतन, आकार होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जो सॉलिडरी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, एक निश्चित इसका आकार और आयतन होता है। अब देखो हम कुछ आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं ठोस, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है? ठोस है। अब इसको हम कलर चेंज करते हैं और आपको कर्व में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ठोस के अणु होते हैं वो इतने पास होते हैं, जितने हम ये भर रहे हैं ऐसे पूरा भरा हुआ होता है, बिल्कुल पास होते हैं। तो जो ठोसों में होता है वो अंतरा आणविक स्थान बिल्कुल कम होता है। अंतरा आणविक स्थान का मतलब होता है 2 अणुओं के बीच में स्थान नगण्य होता है, लेकिन 2 अणुओं के बीच बल बहुत अधिक लगता है ठोस में। ठोस क्या क्या होते हैं? पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी, सोना, चांदी, और भी आपने देखे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा आया, देखो वो है द्रव्य, अंतर समझना, वो है द्रव्य और ये है द्रव्य। इसको लिक्विड कहते हैं। और आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो उम्मीद भी इससे करते हैं कि आप लोग उत्तर दिया करें। चलिए आगे हम देखते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, इसमें आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव्य अवस्था कहलाती है। द्रव्य को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। द्रव्य में बहाव होता है, द्रव्य बह सकता है, इनका आकार बदलता रहता है। देखिए कह रहा है द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन, आयतन मतलब होता है, तो अब हटाओ, हम नॉर्मली समझते हैं। आपके पास 1 लीटर दूध है ना, तो 1 लीटर दूध उसका आयतन हो गया, वो निश्चित है कि 1 लीटर ही होगा। कितना होगा? 1 लीटर होगा। अब अगर उस 1 लीटर दूध को तुमने जग में रखा
तो किसका आकार ले लिया, जग का। यदि उस 1 लीटर दूध को आपने गिलास में रखा तो किसका आकार लिया, ग्लास का। यदि उस 1 लीटर दूध को आपने तस्तरी में रख दिया तो काय का आकार लिया, तस्तरी का। यदि उस 1 लीटर दूध को आपने बाल्टी में रख दिया तो काय का आकार लिया, बाल्टी का। तो इसलिए जो द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, 1 लीटर ही रहेंगे, लेकिन हम जिस बर्तन में रख देते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और इसी गुण के कारण उनमें फ्लो होता है, बहाव होता है। बहाव क्यों होता है कि जैसे कि ये द्रव के अणु हैं तो अणुओं की भी जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, इनके अंदर अंतराण्विक स्थान होता है, जिसके कारण ये बहने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, बहने लगते हैं। वो बहने के गुण को जब आगे पढ़ोगे तो सयानता वगैरह कहते हैं, वो आपके सिलेबस की बाहर की चीज़ है, उसको अपन को नहीं पढ़ना है। चलिए आगे। अब अगली अवस्था आती है गैस। गैस क्या होती है, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, गैसीय अवस्था कहलाती है। द्रव की वह अवस्था जिसका ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार लेती है और पूरे स्थान को भर देती है। देखिए, इसका ना आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा। ये गैस में संपीड़न का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। संपीड़न का मतलब होता है दबाना। सबसे कम किसे दबा सकते हो आप, ठोस को। सपोज करिए हम आपसे कह रहे हैं आप एक ठोस लीजिए, जैसे कि आप एक पत्थर लीजिए, फिर आप लिक्विड के रूप में क्या ले लें, आप दूध ले लें, और फिर आप गुब्बारा ले लें जिसमें गैस भरी हो। तो सबसे ज़्यादा आप किसको दबा पाओगे बताओ, आप पत्थर को दबा पाओगे या दूध को, या आप गुब्बारे को। सबसे ज़्यादा आप गुब्बारे को दबा सकते हो, जबकि गुब्बारे को हमने हवा भर के ठोस फॉर्म देना चाहा फिर भी दबेगा, क्योंकि वहाँ गैस है। क्या है, गैस। तो जो सर्वाधिक संपीड़ित अवस्था होती है, सर्वाधिक दबाने का होता है, संपीड़ितता कहते हैं, वो गैसों में होती है। और आपने देखा होगा गैसों को जिस बर्तन में रखो ठूस ठूस के गैस भरी जाती है, हुमच के आप गैस भर सकते हैं। देखते हो सिलेंडर में उतने से सिलेंडर 15 किलो गैस आती है। चलिए आगे, संघनन, कंडेंसन। यहाँ से चीज़ें को देखना बहुत अच्छे। हर एक टॉपिक जितना भी पढ़ा रहे हैं, हर एक टॉपिक से एक एक 2 प्रश्न आएंगे आपके। तो समझ लीजिए आपके 100 प्रश्न है तो 50 टॉपिक हैं। ऊपर पढ़ाया लैटिनियम, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। फिर हमने आपको ठोस द्रव गैस बताया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमने संपीड़ितता पढ़ाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमने अंतरा आणविक स्थान बताया, बल बताया, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। हर एक हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। इस बार कहीं नहीं छोड़ा है, पूरा पेपर से उठा के रखवाया गया है ताकि बच्चे आप लोग पढ़ें। ये अंतिम मौका है आप लोगों के पास कि आप में योग्यता होगी, आप लोग सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसके बाद तो हम इस बार कार्यवाही तगड़ी करने वाले हैं। एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था गैस से द्रव में बदल जाती है। एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था गैस से द्रव में बदल जाती है। भैया कोई गैस है, क्या है, गैस फॉर्म में है, और गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, पानी बन गया। इसका उदाहरण क्या होगा, हमारी माताएं घर पे खाना बनाती हैं, सब्जी की जो भाप निकलती है उस भाप की सब्जी को ढकने के लिए ढक्कन रख देती हैं, तस्तरी रखती हैं तो उसमें बूंदें बढ़ जाती हैं, वो गैस काय में बदल गई, लिक्विड में। उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, संघनन। और वो पानी जब हम उसको ढक्कन को निकालते हैं तो पानी को ऐसे नीचे गिराते हैं, वो भाप का पानी में बदलना, गैस का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था गैस से कहाँ बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। हमने उदाहरण देके आपको समझा दिया, जैसे कि जल वाष्प का जल में बदलना, बादल बनना। जल वाष्प का मतलब होता है, तुमने देखा होगा गर्मियों के दिन जो गर्मी पड़ती है तो भाप निकलती है, भाप, उस भाप का जल में बदल जाना और फिर बादलों का बरसना। ठंडी सतह पर पानी की बूंदों को जमना, ठीक है, ठंडी सतह पर पानी की कुछ बूंदें जम जाती हैं। सुबह के समय पत्तों पर ओस जमना, तो ये भी काय का उदाहरण है, संघनन का। देखते हो ओस की पत्तियों पर ओस वगैरह जमी रहती है। बादलों से वर्षा होना, ये भी संघनन का उदाहरण। तो संघनन। अब आ गया वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। क्या आ गया, इवेपोरेशन। एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें द्रव वाष्प में बदल जाता है। इसमें उल्टा है, ये कह रहा है भैया तुम अपनी अवस्था में समझो, पानी जो है वो भाप में बदल रहा है। पानी है लिक्विड, पानी है द्रव, और भाप मतलब गैस है। तुम देखते हो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ता है, उबालना नहीं है। हमने क्या कहा, उसे उबालना नहीं, नॉर्मल ही गर्म करने के लिए रख दो तो हाल भाप बनने लगता है। उबलने के पहले की अवस्था होती है वाष्पीकरण। जैसे सब्जी वगैरह हम लोग घर पे माताएं बनाती हैं, कभी कभी तो मैं भी देख लेता हूँ,
तो जैसे ही सब्जी बनाते हैं तो सब्जी से भाप निकलती है, पानी डालते ही निकलती है कि नहीं, वही वाष्पीकरण है। वही क्या है, वाष्पीकरण है। जैसे कि हम कपड़े टांग देते हैं, कपड़े उबलते थोड़ी हो, पानी वाष्प बन के पानी निकल जाता है, यही वाष्पीकरण है। तो समझ में आ गया होगा। एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें द्रव लिक्विड वाष्प गैस में बदल जाते हैं बिना पूरे द्रव का उबले हुए। जैसे गीले कपड़ों का धूप में सूखना, पसीना वाष्पित होकर शरीर ठंडा करता। पसीना भी तो आता है, निकल जाता शरीर को ठंडा करता। अगला देखते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। हाँ, इन तीनों हेडगों से एक क्वेश्चन आएगा किसी के मन में, हर एक बिंदु से प्रश्न आएगा, हर एक बिंदु से प्रश्न आएगा। इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, अगर इस बार ना करके आए फिर तुम जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। एक भौतिक अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता है। कोई ठोस वस्तु है सीधे गैस बन जाती है। जैसे आपने कपूर आरती में जलाया होगा, कर्पूर जलाया, कपूर को जलाओ, ठोस फॉर्म में होता है, जलाओगे सीधा गैस बन जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव में बदले हुए ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कपूर का जलकर सीधे गैस में बदलना, कपूर का जलकर सीधे गैस में बदलना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या इसी को ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं, का सीधे गैस में बदलना। विवाह शादियों में हमने बताया था, जयमाला के समय जो स्वर्ग जैसी फीलिंग दिलाने के लिए मटकी रख देते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं, वही होती है ड्राई आइस। चलिए आगे बाबू। हाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ जो कीड़ों से बचाने के लिए रखी जाती हैं, वो रख के हवा में उड़ जाती हैं, वाष्पित हो जाती हैं। अमोनियम क्लोराइड का गर्म करने पर गैस में बदलना, ये भी वाष्पित हो गया, सीधा वाष्प होगा, लिक्विड नहीं होगा। जैसे कि देखो हम बताते हैं कैसे सर। जैसे बर्फ ठोस होती है, अगर बर्फ को रखोगे तो पहले वो सीधा वाष्पित हो गया पानी। अगर उसको आग पे भी रखोगे ना, बर्फ को उठा के आप एक बर्तन में रखना, उस बर्तन को फिर आग पे रखना, तो पहले बर्फ पानी में बदलेगी, फिर भाप में बदलेगी। लेकिन हम ये जो आपको उदाहरण बताए हैं, नेफ्थलीन बताए हैं, अमोनियम क्लोराइड बताए हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं, कपूर, ये सीधे गैस में बदल रही है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो देखो अभी 3 टॉपिक हमने पढ़ाए। क्या पढ़ाया? वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, भैया लिक्विड गैस में बदल रहा है। संघनन में उल्टा हो रहा है, गैस से लिक्विड में। ऊर्ध्वपातन में क्या हो रहा है, ठोस से गैस में बदल रहा है। तो अब ऊर्ध्वपातन का उल्टा भी तो हो गया, जिसे कहते हैं संचयन। देखो, ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया को संचयन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, या शुभिकेशन। ये शुभिकेशन हटा दो, तुम्हारे काम का नहीं है, इसका आप संचयन याद रखिए। क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है बिना द्रव अवस्था से गुजरे। गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, जैसे हिमपात, स्नोफॉल। गैस थी, हवा थी, सीधे ओले बरसते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प काया बदल गई, सीधी बरस गई। नहीं कहते ओले गिरने लगे, बर्फबारी होने लगी। समझ? ठंडे मौसम में खिड़की के शीशे पर पाले का जम जाना, जैसे सर्दियों के मौसम में देखते हो जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं, वहाँ पे बर्फ जैसी जम जाती है। तो सीधी गैस आई थी, गैस काया बदल गई, ठोस में बदल गई, वाटर नहीं हुई। आगे चलते हैं, अब कुछ प्रश्न करते हैं। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोई ठोस सीधे गैस में बदला तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी चीज़ को गर्म करने पर निकलने वाली भाप, मतलब लिक्विड से गैस बनाना, वाष्पीकरण। संघनन क्या होता है? गैस से लिक्विड बनाना, गैस भाप से पानी की बूंदें बन जाना, संघनन कहलाता है। संचयन क्या होता है? किसी गैस का सीधे ठोस अवस्था में बदल जाना, संचयन होता है। आगे देखिए, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना, तो गैस सीधे ठोस में होगी तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू? संचयन होगा। आगे देखो, वृष्टि मीन्स वर्षा होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं प्रश्न 3, नीचे दिए गए में कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन जल वाष्प से जल बदलना नहीं है, हिमपात का बनना नहीं है, हिमपात का बनना संघनन है। जल वाष्प से जल बनना, ये क्या है बताओ भाई? ठीक है, इसमें क्या होगा? ड्राई ऑक्साइड होगा, ड्राई आइस का गैस में बदलना। आगे देखते हैं, संचयन का प्राकृतिक उदाहरण क्या है? तो संचयन का प्राकृतिक उदाहरण है हिमपात। क्या है? हिमपात नेचुरली होता है। आगे चलते हैं, ऊर्ध्वपातन और संचयन में मुख्य अंतर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन और संचयन में मुख्य अंतर क्या होता है? कि एक भौतिक है, दूसरा रासायनिक है, दोनों में तापमान बढ़ता है। आगे देखो, एक ठोस को गैस में बदलता है, दूसरा गैस को ठोस में, यही तो होता है भैया। देखिए क्या था, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस सीधे गैस में बदलता है, और संचयन, क्योंकि ऊर्ध्वपातन का उल्टा संचयन है, या ये कह सकते हैं संचयन का उल्टा क्या है?
ऊर्ध्वपातन है। आगे देखते हैं। आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जो आसुत जल है वो आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ आपके लिए मोटिवेशन लाइन है, क्योंकि लगभग 10 मिनट की क्लास हो गई, 15 की हो गया। अरे बाप रे बाप। चलिए, तुमको मिल सकता था मुझसे बेहतर, लाइनों को समझना बच्चों। तुमको मिल सकता था मुझसे बेहतर तो हमको मिल सकता, अरे आपको कुछ अच्छा मिल सकता था, मुझसे भी अच्छा गुरु मिल सकता था, मुझसे भी अच्छा, मुझे भी तुमसे अच्छे शिष्य मिल सकते थे। लेकिन तुम और हम यदि मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को आप उसी प्रकार से, अगर मैं जितना पढ़ाता हूं आप उसका 50% भी याद कर लें, और जो मैं सिखाता हूं उसका आप 50% भी सीख लें, तो समझ लो इससे और कुछ बेहतर नहीं होगा। अपन अपने स्कूल, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले में टॉप पर रहेंगे। लेकिन आप 50% छोड़ो, 5% ना सीख रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। चलिए, जब कदर करोगे तब चीज़ रहेगी नहीं, हमेशा याद रखना। क्योंकि हमें हवा, वायु सब चीज़ें मुफ्त में मिल रही, कदर नहीं कर रहे तो प्रदूषण का प्रभाव देख रहे हैं। परिवर्तन, हम क्लास 7th में पढ़ाए थे भी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रसायन विज्ञान में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पढ़ते हैं पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकली चेंज। इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः उसी अवस्था या रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई पदार्थ है, पुनः उसको उसी अवस्था में किया जा सकता है। जैसे हम बताते हैं, जैसे आप अपने पढ़ रहे हैं, अभी एक पेज को लीजिए, उसको फाड़ दीजिए 2 टुकड़ों में। अगर आपने पेज को फाड़ दिया, अब आप क्या कर सकते हैं, टैप से उसको चिपका सकते हैं। चिपका सकते कि नहीं, पुनः उसी अवस्था में आ गया, पुनः उसी अवस्था में आ गया। ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे की कोई छड़ रखी, तुमने अपनी ताकत दिखाई, हाथ से उसको मोड़ दिया, फिर भी तो हाथ से मोड़ के सीधा कर सकती हो। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, इसमें कोई स्थायित्व नहीं होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों तरफ, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। मतलब आप कागज को फाड़ दिया, कागज को फिर टैपिंग करके कर सकते हो। जैसे कोई आप देखते हो, अब तो फेविक्विक आता है, कोई चीज़ टूट गई तो उसको फेविक्विक लगा के जोड़ दो, क्योंकि हमने उसको पुनः उसी अवस्था में ले आया। जैसे कि लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना। लोहे की कील चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबक को दूर ले जाओ, चुंबकत्व का गुण खत्म है। ऐसा तो नहीं होता कि लोहे की कील और हम तुमको चिपकाते, नहीं, चुंबक को चिपकाएगी, उसमें चुंबकत्व का गुण है। जब चुंबक पास में आएगी तभी वही उस गुण को एक्टिव करेगी, बकाया नहीं चिपका दी। तो ट्रेन में तो हम लोग चिपके ही रहते। मोम का पिघलना, देखो याद रखना, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से सुनो, फिर बोल रहा हूं, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। हम दिखाए थे, पिघलाओ, जैसे आपके पास मोमबत्ती रखी होगी, उसको ऐसे आग के पास ले जाओगे तो पिघल पिघल के गिरेगी। वो किसी नीचे बर्तन रख देना, उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर बाती आदि बना के दोबारा मोमबत्ती तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि उसी मोमबत्ती को आप जला दोगे तो दोबारा नहीं बनेगी। पानी का भाप बनना, अरे अभी बताया था, पानी का भाप बनना, ऊपर ढक्कन रख दो फिर पानी बन जाएगा। पानी का बर्फ बनना, पानी को अपन ने लिया, और कौन कहता है कोई चीज़ मुश्किल होती है, हर चीज़ आसान होती है। मैं तो छन्नी में भी पानी बना सकता हूँ, बस आप धैर्य तो रखो पानी का बर्फ बनने तक। तो पानी का बर्फ बना सकते हैं, पानी को क्या कर सकते हैं, बर्फ भी बना सकते हैं। धैर्य रखना होगा, इसी प्रकार से आप भी धैर्य रखिए, पढ़ाई करिए, आप सफलता पाएंगे। लेकिन पढ़ोगे नहीं तब। ग्लूकोज या शक्कर का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन। भैया आपने शरबत बनाया, शक्कर को पानी में घोला, आप कहोगे सर कैसे अलग करना, कोई दिक्कत नहीं, उसी घुली हुई शक्कर जो घोल दी पानी में, उसी को गर्म कर दीजिए आप, पानी वाष्पित होकर उड़ जाएगा, शक्कर आपकी रह जाएगी तस्करी में, या जो आप कढ़ाई वगैरह में रखेंगे। अब आते हैं तो भौतिक परिवर्तन में है, लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना, मोम का पिघलना, पानी का भाप बनना, पानी का बर्फ बनना, ग्लूकोज या शक्कर का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः उसी अवस्था या रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बार हो गया फिर उसको दोबारा उसी रूप में नहीं ला सकते हो। कैसे गुरुजी? तो अभी आपको हमने कहा था कागज फाड़ दो, अब हम कह रहे कागज जला दो। क्या बताओ, कागज जलने के बाद आप उसको ला सकते हो पुनः? आप कहेंगे हे ना गुरुजी, ना हो सकता। देखो, फाड़ने के बाद हम लाए थे वो भौतिक परिवर्तन, जलाने के बाद नहीं आ सकते। राख मिलेगी, राख। जैसे दूध रखा है, दूध में नींबू निचोड़ दो, या दूध से दही बन गया, कि आप दही से आप दूध बना सकते हो? आप कहेंगे नहीं सर,
रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बना लिया, क्या पनीर से दूध बना सकते हो? आप कहेंगे नहीं गुरुजी, रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ में फल लगे थे, आम के फल थे, जामुन के थे, अमरूद के थे, पहले वो कच्चे थे, क्या पकने के बाद आप उन्हें कच्चा कर सकते हैं? नहीं। तो फलों का भी परिवर्तन कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपने घर पे खाना बनाया, आपने अरहर की दाल बनाई और आपने चोखा बनाया सब्जियों को काट के, बताओ क्या आप चोखे को दोबारा सब्जी में बदल सकते हो? या आप जो भुजिया बनाते हो आलू की, काट के आलू की या किसी भी चीज़ की भुजिया बनाते हो तो आप काटते होंगे ना, काट के उसका भुजिया बनाया। अब हम कहते हैं भुजिया से वापस वही चीज़ दो बना के, आप कहेंगे कैसे होगा गुरुजी? क्योंकि ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, उसके गुण बदल गए, उसका स्वाद बदल गया। तो मैं इस परिवर्तन में पदार्थ पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है। कहने का मतलब एक बार ये परिवर्तन हो गया तो ये परिवर्तन कैसा होगा? स्थायी होगा। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक तरफ ही होता है, दूसरी तरफ नहीं होता। भौतिक परिवर्तन दूसरी तरफ होता है, पेज को फाड़ दिया, लोहे की छड़ को टेढ़ा कर दिया, पानी को बर्फ बना दिया, बर्फ को फिर पानी बना दिया, पानी को भाप बना दिया, भाप को फिर पानी बना दिया। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जली तो गई, पिघलेगी तो वापस हम कर सकते हैं, लेकिन जला दी तो नहीं होगा। जंग लगना, लोहे की छड़ में अगर जंग लग जाती है तो याद रखना उसका भार भी बढ़ता है, और जंग लगने से लोहे को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। पाचन करना, हम जो भोजन करते हैं पेट के अंदर जाते हैं वो पच जाता है ना, पचने के बाद वो मल के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, कोयले का जलना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? रासायनिक परिवर्तन हैं। क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन हैं। एनर्जी लिखा बेटा। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान में ही आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या होता है? एटम। परमाणु, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग तो लेता है, रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही सृजित किया जा सकता है। परमाणु में मूलभूत 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मुख्य बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। यह एक ऋणावेशित कण है। कैसा कण है? यह एक ऋणावेशित कण है। और देखो ध्यान से सुनो भैया, यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसका लिखते हैं। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो हमने यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा है यही लिखा है। फिर लिखना कूलाम, क्योंकि टाइपिंग करते समय हमें नहीं लिखाया, वैसे ऐसे में नहीं आ रहा था। कूलाम, क्या लिखा है? कूलाम। ठीक है, ये लिख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है। यहाँ माइनस लगाना मत भूलना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना है? तो अभी द्रव्यमान लिख के बता दे रहे। आप कहेंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हम कहेंगे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम ये गा लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे गुरुजी प्रोटॉन की खोज आपने बताई थी चेतना सत्व में, गोल्डस्टीन ने की थी। यह एक धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण था। इसका आवेश वही होगा, बस इसमें एक धन लग जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम kg, 27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। कैसा कण है? धनावेशित कण है। इसका आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक बाबा ने की थी। किसने की थी? चैडविक बाबा ने की थी। चैडविक बाबा ने क्या कहा? यह उदासीन कण है और इसका आवेश 0 है। कितना है? 0 है। इसका द्रव्यमान कितना है? तो बाबा जी कह गए 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलो। अब जिसको लग रहा हो कि हम गुरुजी थक गए तो याद रखो कि इस बार का परिणाम आपके घर पे भिजवाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पापा की फिक्र फक्र में बल दे तो क्लास देखो, अभी थकना नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्लास की, अभी तो जाएगी कहाँ? अभी 9 पेज भरे भैया, 40 पेज हैं इसमें। रिलैक्स में पढ़ेंगे अपन, 2 घंटे 2.5 की क्लास है आराम से। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी तत्व, देखो परमाणु और अणु में अंतर क्या होता है हम समझाते हैं। हमने कहा ऑक्सीजन का संकेत है। हमने कहा O2, ये अणु हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के 2 ठैया मिल गए वो तब O2 बना। जैसे हमने कहा Na, ये परमाणु है। NaCl ये तो यौगिक हो गया।
ये यौगिक हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया। चलिए, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं या परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े रहते हैं। या तो भैया इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे जुड़े होंगे, या भैया कोई बल द्वारा होगा। तो अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। आगे देखते हैं द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जो रासायनिक संगठन है, केमिकल जो संगठन होता है, उसके अनुसार कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला तत्व एलिमेंट कहते हैं, दूसरा यौगिक कंपाउंड कहते हैं, तीसरा मिश्रण मिक्सचर कहते हैं। आगे देखते हैं भैया। अब कह रहा है तत्व क्या होते हैं गुरुजी? चलो तत्व पढ़ते हैं। तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है, याद रखो, शुद्ध होता है, प्योर होता है तत्व, बिल्कुल प्योर, जिसमें साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता। भैया चाहे तुम भौतिक विधि लगा लो, चाहे रासायनिक विधि लगा लो, 2 या अन्य पदार्थों में नहीं किया जा सकता। ठोस, द्रव, गैस, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब गुरुजी होते क्या है भैया? जैसे हम तुमसे पूछ रहे, सोना शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, चांदी शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, हमने कहा एल्यूमिनियम शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, सोडियम शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, क्योंकि इसको और तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन हमने कहा वायु, वायु बताओ, वायु है भैया, वायु में ऑक्सीजन है, वायु में नाइट्रोजन है, वायु में आर्गन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में मेथेन है, वायु में एथेन है, कितनी प्रकार की गैसें, हजारों गैसें हो जाती हैं वायु। तो वायु तत्व नहीं है, तत्व हैं ये, जितने हम तुम्हें पैरियोडिक टेबल में पढ़ाए हैं, आवर्त सारणी में बताए हैं, वो तत्व हैं। आगे देखो यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड की परिभाषा ही गोल है, कोई दिक्कत नहीं, हम ही तुम्हें बता दे रहे। जब 2 या 2 से अधिक, इसमें हमें लगता है वो कट हो गई, देखिए लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनते हैं। वो PDF में से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यौगिक बनते हैं। जैसे हम बताते हैं, आपसे हमने कहा जल, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O, एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं। जैसे कि हमने कहा आपसे अमोनिया, आप कहोगे अच्छा गुरु जी अमोनिया, तो हम कहेंगे हाँ NH3, तो यहाँ नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 हैं, तो एक निश्चित अनुपात है, ये यौगिक है। जैसे हमने कहा शक्कर का सूत्र, भाई चीनी का सूत्र बताओ, कौन बताएगा? तो ग्लूकोज का तो पता है ना, 1:2, तो C12H22 होता है, क्या होता है आप लोग बताएंगे भैया, हमको नहीं पता, बता देना। अब देखते हैं मिश्रण, मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं। अभी जल में आपने देखा एक निश्चित था कि 2 हाइड्रोजन के होंगे, 1 ऑक्सीजन, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है और नई वस्तु का निर्माण भी नहीं होता है। ऐसे पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं या मिश्रण कहलाते हैं। जो मिक्सचर होता है वो अशुद्ध होता है, यौगिक तत्व शुद्ध होते हैं। चलिए जैसे भैया आप दूध लेने जाते हो तो दूध और जल का मिश्रण करवा दो, दूध में पानी मिला दो, कितना मिलेगा हमको खुद नहीं पता। सोडा वाटर, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड का है। जैसे हमने कहा पानी में तेल मिला दो, भैया कौन सा नया तत्व बना? कुछ नहीं मिला। जैसे अभी तुम लोगों ने विटामिन C का परीक्षण किया था, तो विटामिन C को काय मिला दिया था? तेल या घी में मिला दिया था। हुआ था मिक्सचर? नहीं हुआ था, क्योंकि विषमांगी मिक्सचर है ही नहीं। मिक्सचर बना है, लेकिन मिक्सचर भी 2 प्रकार का, विषमांगी और समांगी होता है। तो आगे इसी की बात करते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं गुरुजी, एक होता है समांगी होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होते हैं गुरुजी बताओ? तो सुनो रे, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं और प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है, सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं और प्रत्येक भाग के गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि चीनी या नमक का पानी में घोल, वायु का ऑक्सीजन में घोल, चीनी या नमक का पानी में घोल और वायु का ऑक्सीजन में घोल। आगे चलिए, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण में घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं और उनके गुण समान नहीं होते हैं। जो विषमांगी मिश्रण है में घटक स्पष्ट रूप से क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं, उनके गुण समान नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे रेत और पानी का मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण हो गया, 2 बार लिख गया।
रेत और रेत मतलब समझते हो बालू, बालू को पानी में मिलाओ अलग रहेगी, पानी को बालू को लोहे में मिलाओ अलग रहेगी, पेट्रोल में पानी मिलाओ अलग रहेगा। ये बिस्मांगी मिश्रण है। जैसे कि हम तुमसे कह दें कि जाओ बाबू तुम तेल में पानी मिला दो, अलग अलग लगेगा, पेट्रोल में पानी मिला दो अलग अलग लगेगा। जल और तेल का भी मिश्रण हो गया। आगे देखो, अच्छा एक शब्द है विलयन। जो विलयन होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें एक विलेय कम मात्रा में और दूसरा अधिक मात्रा में घुला होता है। जो कम मात्रा में उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि हमने कहा शरबत बनाइए तो पानी ज़्यादा है तो पानी है विलायक, शक्कर है उसमें विलेयक। पानी है विलायक, शक्कर है उसमें विलेय। पानी है विलायक, शक्कर है विलेय। चले आगे, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण में बता दिया क्या होगा। समांगी मिश्रण में वो सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं और विषमांगी में नहीं होते हैं। चलिए आगे, अम्ल। ये तो स्वाद वालों का तो पढ़ा है। एसिड, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जी गुरुजी होते हैं, आपने बताया था। अम्ल जल में H+ आयन, ऐसे लिखना है H+। अब भैया वहाँ ऊपर चिन्ह नहीं लग रहा था तो हमने हिंदी में लिख दिया, आयन देते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अब गुरुजी ये pH मान का क्या लफड़ा है, तो भैया pH मान भी देख लेते हैं अपन, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं। आप पहले pH देख लो। pH एक स्केल होता है, जैसे आपकी स्केल है ना, ऐसी स्केल होती है। इस स्केल में यहाँ पे जो होता है 7 होता है। क्या होता है? 7। इसके पहले 1 से यहाँ तक होता है और 7 से 14 तक होता है। तो ये 7 से 14 वाला भाग है, ये भाग कहलाता है क्षार का। इससे तो समझ में नहीं आया। ये भाग कहलाता है क्षार का। किसका कहलाता है? क्षार का। ये भाग कहलाता है अम्ल का। ये भाग क्या है? ये भाग कहलाता है अम्ल का। किसका कहलाता है? अम्ल का। ठीक है, वो सब गुड़ गोबर हो गया, दोबारा से बनाते हैं। चलिए देखिए, ये स्केल है। यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है 1 से 7 तक। ये वाला भाग कहलाता है अम्ल का, ये भाग कहलाता है क्षार का। तो जो अम्ल का pH होता है वो 6.9 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्षार का pH 7.1 से स्टार्ट होगा। तो 7 गुरुजी का होता है, 7 होता है उदासीन, न्यूट्रल। ना इसे अम्ल से मतलब है ना क्षार से मतलब, जैसे हमारा पानी, जैसे हमारा पानी। ठीक है। अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल करते हैं। तो भैया प्रैक्टिकल करके बैठे हो, तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो? आगे देखते हैं। इमली टार्टरिक अम्ल होता है। किस में कौन सा अम्ल होता है ये भी याद करना। इमली में कौन सा अम्ल होता है तो कहेंगे गुरुजी टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो कहेंगे गुरुजी साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। आगे देखो, सेब में कौन सा अम्ल होता है तो कहेंगे गुरुजी मैलिक अम्ल होता है। टमाटर, अमरूद और पालक में कौन सा अम्ल होता है? कहेंगे गुरुजी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है तो कहेंगे गुरुजी लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटी जब काट ले तो कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। जहाँ चींटी काटती है वहाँ पे सूजन सी आ जाती है, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। बटर या मक्खन में कौन सा होता है तो ब्यूटारिक अम्ल होता है। देखिए दूध में नहीं होता है अम्ल। सिरका, विनेगर देखे हो खूब, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आंवला क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। याद करो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक भी कहते हैं क्योंकि आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है और जो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है वो गर्म करने भी पूर्णतः नष्ट नहीं होता है। ये लेकिन दुर्बल अम्ल है। कैसे अम्ल है? दुर्बल, कमज़ोर, आप लोगों की तरह कमज़ोर हैं। अब ये मेहनत करेंगे, अब मेहनत कर रहे, संगति में आके संगति, अब प्रबल अम्ल देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खतरनाक। एक बूंद अगर तुम्हारे शरीर पे जहाँ गिरी उस शरीर का अंग खत्म। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। हाँ ध्यान रखो, हमने 2 लिंकें ग्रुप में शेयर की हैं, उनको देख लीजिएगा। एक रासायनिक सूत्रों वाली क्लास है, एक नागरिकता संबंधी है, और इसके पहले वो जो हमने 2 टेस्टों में क्लासेस कराई हैं वहाँ से कर लीजिएगा। कम से कम उन दोनों टेस्ट क्लासेस से आपको कम से कम 20 गो क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 130-140 क्वेश्चन इस क्लास से। तो लगभग 160 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। अब भैया 180 में 160 पढ़ाए हुए मिलेगा, उसके बाद 100 ना आए तो या तो आप पढ़ते नहीं या मुझे पढ़ाना नहीं आता। इसका निर्णय हो जाएगा सैटरडे में। शुक्रवार में पेपर है, शनिवार में हो जाएगा। बोलना नहीं है, जो करना है इस बार करेंगे। H2SO4 क्या होता है? H2SO4। आगे देखो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या होता है? HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। HCl धन HNO3, ठीक है। HCl 3 और HNO3 1, 3:1 में होता है। क्या होता है? 3:1
एक। जब HCl के 3, अब तुम समझो गुरुजी नहीं समझ, HCl के 3 गिलास ले लो, HCl को 3 गिलास लो और 1 गिलास नाइट्रिक अम्ल लो, और जब दोनों को मिला दोगे तब बनेगा एक्वा रेजिया अम्ल। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, इसको कहते हैं अम्ल राज। क्या कहते हैं? तब बनता है एक्वा रेजिया। क्या बनता है तब? एक्वा रेजिया अम्ल राज। अब अगर पूछे गुरुजी HCl, H2SO4 और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल है HCl, उसके बाद पावरफुल है दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे पे आता है हमारा HNO3। तो सबसे ज़्यादा रंगदार कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी रंगबाजी किसकी चलती? सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरा कौन है? नाइट्रिक अम्ल। चलिए अब आते हैं क्षार पर। चलिए अभी क्षार होंगे अपन। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। भैया ये आपका कोर्स भी साथ में कंप्लीट हो रहा है। क्षार साबुन जैसे होते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस। कहोगे गुरुजी ये कैसे लिख दिया MgOH का होल ट्वाइस? तो भैया दोबारा लिख दे रहे, वो ऐसे ही लिख पाता भैया, मोबाइल में टाइप ऐसे ही होता है हमारे। OH का होल ट्वाइस, अब ऐसे लिख लीजिए MgOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी को कहते हैं एंटी एसिड। क्या कहते हैं? एंटी एसिड। आगे देखते हैं। इसे पेट की अम्लीयता दूर करने में उपयोग करते हैं। पेट की जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक क्षार है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सारे हमने रासायनिक सूत्र वहाँ लिखवा दिए, और रासायनिक सूत्र 4 को पूछे जाएंगे इस पेपर में। आगे देखते हैं। बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है, ये भी याद रखना। अगर बुझा हुआ चूना है और बुझे हुए चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। यही होता है, इसमें पानी मिला दो, पानी बुझा के चूना बना देते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो NaOH होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको भी कास्टिक पोटास कहते हैं। ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है। अब हमने कहा था ना 3 सेशन है, अभी अपनी केमिस्ट्री विज्ञान खत्म, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब 3 सेशन है, पहला ही सेशन 40 मिनट का गया, तो 40 दुनिया 40 120 हमने कहा ही था, वो आराम से 2 घंटे पहुंचेंगे। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु, इनमें से ध्यान दीजिए, कम से कम 6-7 को 8 को प्रश्न हो सकता है यहाँ से भी मिल जाए, हर पॉइंट से प्रश्न है आपके लिए। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक संपीड़ीय कौन होती है? गैस होती है। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक संपीड़ीय, सर्वाधिक कंप्रेसिबल कौन होती है? गैस होती है। तो याद रखेंगे ठोस द्रव गैस हम ऊपर भी बता चुके हैं। रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन टीके की खोज का श्रेय ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर को जाता है। किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को जाता है। तो रोगों से रक्षा करने हेतु सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो कहेंगे गुरुजी एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध प्रकाश से है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध प्रकाश से है। किससे है? प्रकाश से है। प्रभाव हटा देना। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध प्रमुख रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन से है। अगर क्वेश्चन आया कि फोटो इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी, तो आप कहते हैं गुरुजी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहता है, और अभी इसरो ने अग्नि 5 मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंट है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार कर सकती है, क्या किया? परीक्षण किया। इसरो के अंतर्गत आने वाली, इसरो नहीं वो DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। ये DRD जो है ये रक्षा अनुसंधान होते हैं, हमारे यहाँ जो भी अस्त्र शस्त्र बनते हैं उनके लिए होता है, और इसरो जो होता है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए होता है। दोनों में अंतर बता दिया, कन्फ्यूजन नहीं हो जाना, इसलिए हम पहले गलती करके बताएं तुमको। DRDO ने किया है परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भारत में है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा है जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो कार्य होता है। अभी जैसे भारत ने है, भारत का है इसरो, भारत ने अभी मंगलयान भेजा था, चंद्रयान 3 भेजा था। अभी भारत गगनयान की भी सोच रहा है, इसके पहले मंगलयान भेजा था जो पिछले टेस्ट में आपका क्वेश्चन था। ऐसे ही अमेरिका की भी एक स्पेस कंपनी है या स्पेस एजेंसी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं। पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सही पाई का मान ज्ञात किया। दिन रात का होना, जिससे दिन और रात होते हैं, तो ये पृथ्वी किस गति के कारण होती है? ये भूगोल का क्वेश्चन है। विज्ञान में कहा है ये दिन रात होते हैं, तो क्या सही एक नियमित परिवर्तन है, डेली हो रहा है। चलिए आगे।
कोयला, जो कोयला बनना है ये एक जटिल परिवर्तन है। कोयला बनना कैसा परिवर्तन है बेटा? जटिल परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? जटिल परिवर्तन है। पानी का जमना, जमुना नहीं जमना, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है कि नहीं? बड़ा है कि पानी का बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। साथ के साथ प्रत्यावर्ती परिवर्तन का भी उदाहरण है। पानी का जमना प्रत्यावर्ती परिवर्तन का भी उदाहरण है गुरुजी। चलिए आगे। आगे देखते हैं हम। रोटी में फफूंद लगना प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण है। रोटी में फफूंद, भाई ये फफूंद लग गया तो प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? प्रतिकूल परिवर्तन का उदाहरण। टार्टरिक अम्ल की जो क्रिस्टलीय आकृति होती है वो मकड़ी के जाले के समान होती है। जो टार्टरिक अम्ल होता है उसकी क्रिस्टलीय आकृति किसके जाले के समान होती है? मकड़ी के जाल, जो मकड़ी का जाल होता है वैसे ही टार्टरिक अम्ल की क्रिस्टलीय आकृति होती है। अच्छा चलिए अगला बायोलॉजी के क्वेश्चन आगे। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये बस कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। आगे देखिए। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, सबको पता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, दुनिया जानती है। और पेप्सिन एक एंजाइम होता है, दुनिया जानती है। मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा हमको एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन की कमी होगी या लौह पदार्थों की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? रक्त की कमी होगी तो एनीमिया होगा। अब क्वेश्चन आपसे है कि एनीमिया रोग होगा, इसके उत्तरदायी किस विटामिन की कमी से होगा? अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी क्लास में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नाम बताइएगा अपना। प्लेग, हैजा, चलो आगे पढ़ते हैं। प्लेग, हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, ये बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चाहे प्लेग हो, चाहे हैजा हो, चाहे टिटनेस हो। टिटनेस हमेशा याद रखना बाबू कि दुनिया में 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कभी चोट लग जाती है, आप रास्ते में गिर पड़ते हैं या लोहा वगैरह लग जाता है तो एक टिटनेस का इंजेक्शन जरूर ले लिया करो, क्योंकि बाबू 30 या 50 रुपये का आता है, 100 रुपये का आता है। लेकिन अगर शरीर में एक बार टिटनेस फैल गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, सीधी इससे मृत्यु होती है। इसलिए 100 रुपये की वजह से कि भैया और एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो तो 6 महीने तक कार्य करता है। इसलिए आप लोग छोटे हैं, खेलते समय सड़कों पर गिर जाते हैं, और वैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है, कभी कभी लोहे की पुराने जंग लगे चीज़ें लग जाती, तो एक 100 रुपये का, मैक्सिमम 100 रुपये का आता होगा। वैसे तो आता तो 30 रुपये का है, लेकिन मैक्सिमम हमने बता दिया 100 रुपये का आएगा। अगर कोई भी डॉक्टर देगा, आप टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लिया करो अगर चोट लग जाती है। कंपलसरी है, क्योंकि प्लेग, हैजा, टाइफाइड, टीबी इनका सबका उपचार है बाबू, लेकिन टिटनेस का नहीं है। इसलिए जो इंजेक्शन लगता है उसको टीका कहते हैं। और टीका तभी एक होता है रेबीज। यदि कभी आपको बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जंगली जानवर काट ले, ठीक है, आवारा जो फिरते रहते हैं पशु, ये काट लें तो हाल आप टीकाकरण करवा लीजिए। हाल जाके रेबीज के लिए आपके 7 इंजेक्शन लगेंगे, लगवा लीजिए। ज़्यादा महंगे नहीं आते, सरकारी में फ्री में लगते हैं सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन अगर एक बार आपको रेबीज हो गया, मेरा एक छात्र पढ़ता था, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, तो वहाँ पे एक छात्र के बुआ के लड़के को काट लिया कुत्ते ने। उसने बेचारे ने इंजेक्शन नहीं लगवाए। 6 महीने के बाद वो रेबीज के गुण हुए। और रेबीज का पहला होता है हाइड्रोफोबिया, उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगा, और धीरे धीरे उसका लगभग काटने के बाद 8 महीने के बाद मृत्यु हो गई थी। तो रेबीज और टिटनेस तो एक ऐसी बीमारी है जिनका आज तक कोई इलाज नहीं। हाँ इलाज है, जैसे ही आप गिरे, चोट लगा, लोहा वगैरह लगा, तो हाल जाके डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो 100 रुपये का, आपको फिर कुछ नहीं होगा, आप फ्री हैं, ठीक है। रेबीज, डेंगू, एड्स का भी कोई उपाय नहीं। अभी एड्स क्या होता है इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। पोलियो वायरस से होने वाली विषाणु, वो जीवाणु से होते हैं, ये विषाणु से होते हैं। वो बैक्टीरिया से होते हैं, ये वायरस से होते हैं, होने वाले रोग हैं, याद रखिए। हाँ, कुछ भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा आपको। वहाँ से भी हर टॉपिक जहाँ हेडिंग लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर CV रमन कहते हैं इनको, 1923 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। आगे देखते हैं। मदर टेरेसा, इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला।
V.S. नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इन्हीं को मिला था साहित्य में। फिर उसके बाद R.K. पचौरी 2007 शांति के क्षेत्र में मिला। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला। ये आपके नोबेल पुरस्कार थे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आपको जरूरी है। आगे देखते हैं। अभी एक और है, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र में मिला। चलिए हम एक बार और दोबारा रिवीजन करा देते हैं। जो हमारे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 भौतिकी के क्षेत्र में मिला। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। V.S. नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। R.K. पचौरी 2007 में शांति के क्षेत्र में मिला। वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला। और आगे देखते हैं, अंतिम है अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है। एज 16 एंड 26, 16 से 26 की उम्र में, द एज वेयर यूर मीट अ लॉट ऑफ टेम्परेरी पीपल। एक ऐसी उम्र होती है आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन सभी टेम्परेरी पीपल होंगे, मतलब फर्जी लोग होंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसी उम्र में मिलने वाले लोग जो आपके सहपाठी होंगे। टेम्परेरी पीपल ज़्यादा लोग मिलते हैं। अच्छे की पहचान करिए, इसलिए पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे, माता पिता गुरु की बात मानेंगे, आप जीवन में सफल होंगे। माता पिता गुरु के बाद तीसरा कोई आपका शुभचिंतक होता नहीं, इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय, इस बात को याद रखना, द एज वेयर यू मीट अ लॉट ऑफ टेम्परेरी पीपल। एज होती है ये 16, यहाँ गलती लिखा, ये एज होती है आपको 14, 14 से 26 साल होना चाहिए। 16 तो जाना होगा, हाई स्कूल कर लोगे तुम जब, तो बर्बाद ही हो जाओ। महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय, सोशोलॉजी समाजशास्त्र का विषय है। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान का अध्ययन, मतलब समाज विज्ञान के अध्ययन को सोशोलॉजी कहते हैं, विषाणु विज्ञान के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। ये पढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भैया ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग और साइंस दोनों में आएंगे। वर्गीकरण को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। शारीरिक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोग्राफी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। उभयचर जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। आगे, जंतुओं के अध्ययन को जियोलॉजी विज्ञान कहते हैं। मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। घोंसला जो चिड़िया लोग बनाती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? नीडोलॉजी कहते हैं। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। गुर्दा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। गुर्दा मतलब किडनी। गुर्दा मतलब किडनी। रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। नहीं कहते पैथोलॉजी लैब में चलिए जहाँ जांच होती है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको इंपॉर्टेंट करिए, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सभी हैं, फाइकोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और भविष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। उपकरण और उनके मापक यंत्र। भाई, जो अमीटर होता है, उपकरण मतलब समझे, अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। जो वोल्ट मीटर होता है ये विभवांतर का मापन करता है। जो ओडी मीटर होता है ये गति का मापन करता है। काय का मापन करता है? गति का। जो थर्मामीटर होता है ये तापमान का मापन करता है। काय का मापन करता है? तापमान का। आगे देखो, जो कैलोरी मीटर होता है ऊष्मा का मापन करता है। किसका करता है? ऊष्मा का।
बैरोमीटर होता है वो वायु दाब मापन करता है, क्या करता है, वायु दाब का मापन करता है। आगे देखो, हाइग्रोमीटर होता है वो आर्द्रता का मापन करता है, किसका मापन करता है, आर्द्रता का। टैक्सोमीटर होता है वो तनाव का मापन करता है, ठीक है। आगे देखो, जो स्क्रू गेज होते हैं मोटाई का मापन करते हैं, जो स्क्रू गेज होते हैं मोटाई का मापन करते हैं। लंबाई का मापन किससे करते हैं, स्केल से करते हैं, किससे करते हैं, स्केल से करते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का जो होता है स्फेगोमैनोमीटर होता है, क्या होता है, स्फेगोमैनोमीटर होता है। वर्षा का मापन रैगनेज यंत्र से करते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से करते हैं। और दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। और दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्ट शब्द आएगा तो दूध। इसी की एनसीईआरटी की क्लास आई कल सुबह, वो कल शाम में, सोमवार को, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। आगे देखते हैं, समतल सतह के क्षेत्रफल का अध्ययन करना होता है तो प्लेनोमीटर होता है, क्या होता है, प्लेनोमीटर होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। राशि और उनके मात्रक, ठीक है, अभी आधा होगा भैया, आधा रह गया। राशि और उनके मात्रक, 1 मिनट। हॉर्स पावर, शक्ति हॉर्स पावर है। विद्युत आवेश को काय में मापते हैं, फैराडे में मापते हैं, काय में मापते हैं, फैराडे में। ऊष्मा को काय में नापते हैं, ऊष्मा कैलोरी में। ऊष्मा को काय में नापते हैं, कैलोरी में। लिखते जाओ, हमें लगता है हम जल्दी बोल दिए जान। तापमान को काय में मापते हैं, डिग्री में। काहे में नापते हैं, डिग्री में। प्रदीप्ति वस्तुओं को काहे में नापते हैं, लक्स, लक्स यूनिट होती है, साबुन भी होता है। आवृत्ति को काहे में मापते हैं, हर्ट्ज में। काहे में नापते हैं, हर्ट्ज में। गुरुत्वाकर्षण को काहे में नापते हैं, न्यूटन में। काहे में नापते हैं, न्यूटन में। आगे देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आगे देखो बाबू, विद्युत शक्ति, ऐसे भी लिख सकते हो आप, विद्युत शक्ति, अगर वैसे नहीं लिखना है तो। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर। विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। देखो, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, हेक्टेयर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, हेक्टेयर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, हेक्टेयर। दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल। आगे देखो, ल्यूमिनिसिटी, ठीक है, ल्यूमिनेसिटी आप पढ़ लीजिए, कैंडेला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ऑस्टेंड होता है। क्या होता है, ऑस्टेंड। ये सारी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। वो कहेगा बल किस प्रकार से संबंधित है न्यूटन से, तो चालकता संबंध हो गया। बैठे वाले मास्टर पढ़ाया नहीं, मास्टर पढ़ा रहा है, सीख लो। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। ऐसे आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। चालकता का मात्रक होता है मोह, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ भौतिक राशियों पे। चलिए, अब केमिस्ट्री का लगभग पोर्शन खत्म है। फिजिक्स से विज्ञान यहाँ पे खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में सामाजिक होगी। तीसरा पोर्शन चले, महत्वपूर्ण बिंदुओं में आ गया ना ये। भौतिक राशियाँ, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं भैया, अदिश स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती हैं अदिश राशियाँ, आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिन्हें दिशाओं की आवश्यकता नहीं होती वो अदिश राशियाँ होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश। दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश, ठीक है। फिर है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। आगे देखिए,
सदिश राशियों के उदाहरण क्या होते हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र, वलाघूर्ण आदि। ठीक है। हाँ, अब आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। आपकी विज्ञान समापन की ओर हो गई। ठीक है, और लगभग हाँ और 35 मिनट की क्लास 40 की होगी। सामाजिक विज्ञान, इसमें भी आपकी सामाजिक विज्ञान में भी कम से कम देखो, जो विज्ञान में ऊपर पढ़ा है ना, कम से कम रीजनिंग का तुम्हारा 12-13 क्वेश्चन वहाँ है शामिल। 12-13 रीजनिंग का, पूरा विज्ञान का। तो लगभग अभी तक तुम्हें 50 क्वेश्चन 60 का मिल चुका है मटेरियल। रीजनिंग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, जो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दी थी, कुछ रह गई तो एक आध दिन और एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएगी। तो रीजनिंग में लगभग इस बार 90 क्वेश्चन की पढ़ाई आएगी, और 90 में आपका ये और जोड़ लो, विज्ञान का लगभग आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो 2 क्लासेस और ये ऊपर की क्लासेस, तो विज्ञान का 35 क्वेश्चन आता है आपका, 35 को खत्म। अब 35 सामाजिक विज्ञान का यहाँ से होगा। इसके हमने और कुछ जो आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ा दिया, तो वहाँ से क्वेश्चन, वो क्लासेस आप देख लीजिए। आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 5 दिन हैं पूरी क्लासेस देखने, याद करने के लिए। ये क्लास तो हम डेली पूछेंगे। अभी मन का बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? मन का बनाने का कारखाना चंदहूदड़ो से हुआ। कहाँ हुआ? चंदहूदड़ो। चंदहूदड़ो ऐसे लिखना है, चंदहूदड़ो। गलत लिखा है वहाँ पे, टाइपिंग करते समय हो जाता है मिस्टेक, आंखें भी दर्द देने लगती लिखते लिखते। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, नचनिया की मूर्ति कह सकते हैं आप। सबसे बड़ी इमारत, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मिला कहाँ से मिला ये नहीं लिखा, तो हम लिखवा दे, लिखो मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी का वरदान है। मिस्र की सभ्यता किसका वरदान है? नील नदी का। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। सप्त सैंधव नदियाँ देख लीजिए, सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्तता या झेलम नदी, अस्किनी चिनाब नदी, पुरुषणी रावी नदी, सतुद्री सतजल नदी और विपाशा ब्यास नदियाँ शामिल हैं। तो सप्त सैंधव नदियाँ याद रख लीजिए। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि सप्त सैंधव में कौन सी नहीं है, तो सिंधु है, सरस्वती है, विस्तता, झेलम है। विस्तता इसको कहते थे आर्य लोग, आज की जगह में झेलम कहाँ लगा। चिनाब को पहले अस्किनी कहते थे, ये हमने पढ़ाई है सुबह की क्लास में, याद रखिए। पुरुषणी, अब इसको रावी कहाँ जाने लगा, पहले सतुद्री कहते थे, अब सतचल कहाँ जाने लगा। ब्यास को पहले विपाशा कहते थे। नर्मदा नदी सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं थी, क्योंकि जो सप्त सैंधव प्रदेश था हमारा उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह वाला एरिया था, लेकिन जो नर्मदा नदी वो मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं अपना नागपुर महाराष्ट्र तरफ बहती है। आर्यों के प्रमुख देवता कौन कौन थे देखिए। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, मित्र और सूर्य थे, लेकिन इनमें से इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र कैसे थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें युद्ध का ही देवता माना जाता था। अगला देखते हैं। भूमध्य सागर के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। भूमध्य सागर के किनारे किसकी सभ्यता विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। ठीक। रामानुजम एक गणितज्ञ थे, बताइए, कंप्यूटर में कुछ टाइप करवाओ, गणितज्ञ थे। और सुश्रुत जो थे वो एक फिजिशियन थे। क्या थे? फिजिशियन थे। आगे देखते हैं। जंगलों की अधिक कटाई को कहते हैं वन उन्मूलन, या वनों की अधिक कटाई, जंगल शब्द जोड़ दो या वन शब्द। तो वनों की अधिक कटाई को कहते हैं बाबू वनोन्मूलन। क्लास आपकी एक ही समय में रिकॉर्ड हो रही है, आप सोचिए मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ अकेले बंद कमरे में, जिससे मिट्टी का क्या होने लगता है? अपर्दन होने लगता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जिस प्रकार से वनों की कटाई है वनोन्मूलन से संबंधित, तो इसी प्रकार मिट्टी का क्या होगा? अपर्दन होगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। कुछ नए क्वेश्चन हैं तो इनको याद करना है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। भूमिदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया। पाटकर ने चलाया, पाटेकर ने चलाया, दोनों नाम लिख के आएंगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर का था। भूमिदान आंदोलन विनोबा भावे का था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का था। किसका था? सुंदरलाल बहुगुणा का था। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर, और हम महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करते हैं। लगभग 5 मिनट लगेगा आपका, और सारे महत्वपूर्ण दिवस आप याद कर लीजिए। अब अगले जो एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस आएंगे हम दोबारा
नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए इसी बार आप महत्वपूर्ण दिवस याद कर लीजिए। जब दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्या अब सर आपने पढ़ाई थी एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस हमने कहा जो 2 टेस्ट की होंगे उस पर से कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ यहाँ से आएगा। अब हर बार आपको सहूलियत नहीं दी जाएगी, अगली बार और कम क्वेश्चन। कहाँ तक हम रिवाइज कराएंगे, आपको पढ़ना नहीं है भाई। हाँ, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला देखें, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसे याद रखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। पुलवामा शहीद दिवस 14 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। CISF सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस या यहीं लिखा होगा विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। आगे देखो, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। देखो यहाँ ये याद रखना, विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस 13 अप्रैल, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसकी स्मृति दिवस मनाते हैं 13 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती या समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं बाबा साहब। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। देखो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, याद रखना। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। देखो मतदाता दिवस 24 जनवरी है, याद रखो, वो 25 जनवरी, और राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल। देखते हैं भैया, कन्फ्यूजन का हो गया, हम ही को कन्फ्यूजन हो, तुम लोगों को तो ना सही बोला है। कहाँ गया जनवरी ना, देखिए 25 जनवरी सही है, 24 जनवरी बालिका दिवस है। आते हैं आगे, नहीं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। आगे देखो,
विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। मतलब कई देश हैं जो प्रेस स्वतंत्रता नहीं देने देते हैं, हमारा ही देश बहुत पीछे है जहाँ पे रहने दीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, और 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, और विश्व हेल्थ दिवस 7 अप्रैल को। आगे देखते हैं। विश्व परिवार दिवस 15 मई को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखो विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है, मतलब परिवारों में भी संकट उत्पन्न है, इसलिए आप लोग ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, अपने पापा, चाचा, ताऊ, बहन, भाई, बुआ, फूफा, मामा, मामी, सबके एक संगठन होना चाहिए बाबू। संगठन में शक्ति होती है। पहले हमारे परिवार संयुक्त होते थे तो संस्कार मिलते थे, आजकल के बच्चों को संस्कार फ़ोन दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे संस्कार होंगे। इसलिए संगठन में शक्ति होती है, परिवार को बांध के चलिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अगला देखते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। आगे चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। और 12 जून क्या है? के सर का बर्थडे तो के दिवस भी 12 जून याद कर लेना, जीके में पूछा जाएगा जब अपन लोग सफल हो जाएंगे तो पूछा जाएगा 12 जून को क्या होता है। अरे काहे नहीं होगा, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्यों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पर ना, तो ऐसा कुछ काम कर जाएंगे, ऐसा दुनिया के लिए नाम कर जाएंगे। 12 जून में साथ में लिखा आएगा के बर्थडे, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून होगा। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून होगा। कब होगा? 14 जून होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून होगा। कब होगा? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होगा? 29 जून होगा। आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब होगा? 11 जुलाई होगा। विश्व कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, इसको याद रखना, मेरे वीरों ने जब जीता था कारगिल को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई होगा। चलिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई होगा। कब होगा? विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त होगा। याद रखो, हमने विटामिन पढ़ाते समय बताया था कि आजकल की महिलाएं अपना दूध बच्चों को पिलाना प्रेफर नहीं करते हैं। अधिकतर विदेशों में ये चल रहा है, तो बच्चों की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसलिए देखो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाने लगा। कितनी गंभीर बीमारियां हो रही, समझ रहे हो ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनको संरक्षण देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसी तरह, भाई युवा है, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को है, पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस बताने की जरूरत नहीं है 15 अगस्त को, क्योंकि ये तो हमारे रग रग में बसा है, खूनों में फौलादों की तरह दौड़ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त आने वाला है आपका, और इसी दिन समझ रहे हो ना आपका पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, संभवतः इस बार छुट्टी होगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व हृदय दिवस, ले यही आ गया, ये भी खतरे में भैया, रोज टूट रहा है आजकल के युवाओं का तो इसको भी खतरा है, इसको भी सरकार ना मनाएंगे हम। पूरे देश में मनाया जाता है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, इसलिए उसको टूटने से बचाओ। नहीं, हृदय ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता है, हृदय के अच्छे उपचार के लिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा बढ़े। ये हंसाने के लिए बोल देते हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों का हृदय नहीं टूटना चाहिए जब तक आप लोगों ने जॉब नहीं ली। अगर उसके पहले आपका हृदय टूटा तो समझ लेना आपके माँ बाप के सपने और उनके मान सम्मान में क्या ठेस पहुँचेगी। इसलिए हर मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य याद रखेगा कि आपके जीवन में आपका चरित्र ही सब कुछ है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर, इसको याद मत करना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। काम तो ऐसा करना है, देखिए बापूजी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, जन्मदिन पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ऐसे ही कुछ काम करेंगे 12 जून के लिए।
विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। देखो, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। लोकनायक जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर, लोकनायक जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। आगे देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। आगे देखते हैं, बाल दिवस 14 नवंबर, ये भी रिमेंबर, नोट डाउन द डेट एंड रिमेंबर द नेम ऑफ साइंस टीचर का इस दिन होगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। देखिए, संविधान दिवस और ये दोनों याद रखना, दोनों, और इस साथ में राष्ट्रीय विधि दिवस कहे, संविधान दिवस कहे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कहे, तीनों 26 नवंबर हैं। तो एक तिथि पर कई दिवस मनाए जाते हैं, ये भी दिमाग में रखना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और ये संपूर्ण दिवस पूर्ण हो गए। अंतिम दिवस है सुशासन दिवस 25 दिसंबर। और लगभग क्लास भी हमारी अंतिम ओर है, और अभी कुछ रह गई, हाँ 34 पेज, बस 10 पेज बचे लगभग। आप 15-20 मिनट की क्लास और है, 2 घंटे की नहीं होगी क्लास, 1.5 घंटे में ही हमें लगता है समापन हो जाएगी। प्रमुख ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी पढ़ते हैं। स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है जो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर, किस भूमध्य सागर को किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पढ़ाते पढ़ाते बहुत देर हो गई। ओजस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, ये ज्वालामुखी है, कभी कभी 2 कन्फ्यूजन में होगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी है। तो अगर ओजस डेल सलाडो नहीं है तो आप कोटोपैक्सी लगाएंगे। कौन लगाएं? कोटोपैक्सी लगा देंगे। किलायू यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। भैया आप गुरुजी ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, शांत क्या होते हैं, सुसुप्त क्या होते हैं, तो ये आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला टीचर बता देगा, हम नहीं पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। एटना यह यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो एटना है वह यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी। देखना, जो हम कोटोपैक्सी पढ़ाए या ओजस डेल सलाडो पढ़ाए, यह विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ यह विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रामबोली ये भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे देखते हैं। चेंज इज नेवर इजी वट इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। बदलाव कभी भी इजी नहीं होते हैं। वट इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, आप में भी बदलाव आ रहे हैं। एक के मास्टर आ गया, अरे पढ़ाई तो जाना होने लगी, पढ़ना पड़ेगा, घर पे भी नहीं छोड़ रहा। हाँ, चेंज है, आप लोगों के लिए थोड़ा दुखदायी हो रहा है, कष्टमय हो रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना, बदलाव के बाद ही आता है। देखिए, ये पेड़ ज़मीन के अंदर था, इसको भी उबन हो रही थी, अरे हम इतने अच्छे रखे थे, बोरों में ज़मीन के अंदर दाब दिया, लेकिन धीरे 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 देखो ये एक नई पौध बना, सूर्य की रोशनी की तरह उगने लगा। हमेशा याद रखना, अंधकार आएगा तो उजिला आएगा। चेंज अगर आपके जीवन में है, ये नेसेसरी है, ग्रोथ आवश्यकता है इसके लिए, क्योंकि बढ़ना है। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आविष्कार होते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल, वेनेजुला लिखा है, जुरा नहीं, जुला कर लेना, जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब होता है बांध टाइप का, कह लो आप, एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। अब देखिए कुछ पढ़ते हैं। वालुका स्तूप क्या होते हैं? बाल का स्तूप या रेत के टीले शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
जैसे भारत के रेगिस्तान में, ठीक है। ये टीले हवा द्वारा रेत के जमाव से बनते हैं, मतलब हवा चलेगी तो धूल कण उड़ते हैं। ऐसे ही जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ बालू ही बालू, जैसे थार का रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में, तो बालू ही बालू, तो हवा चलेगी तो बालू के टीले बनते हैं और इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हवा की दिशा और गति रेत के जमाव को स्थिराल में मतलब धूल उल जमी चल रही है, बालू उड़ रही है, बालू उड़ के कहीं ना कहीं एक जगह जाम होती है, एक आकृति बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं, तो गुरुजी बालू का स्तूप रेगिस्तानों में बनते हैं। भारत में कहाँ बनते हैं, तो भारत में थार के रेगिस्तान में बनते हैं। गुरुजी बालू का स्तूप होते क्या हैं, तो बालू का स्तूप होते हैं कि हवा द्वारा बालू को एकत्रित करके एक आकृति दे देना। आगे चलते हैं। एक विसर्प, ये भी एक आकृति है, इसको भी पढ़िए। नदी या जलधारा के मैदान में घुमावदार मोड़ को विसर्प कहते हैं। मतलब नदी है या कोई जलधारा है, पानी बह रहा है, उसका मैदान में घुमावदार जो मोड़ है होता है, उस मोड़ पे विसर्प होता है। होता क्या है, ये तब बनते हैं जब नदी बाहरी किनारों को काटती है और आंतरिक किनारे पर तलछट जमा करती है, जिससे मोड़ नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे हमारी सोन नदी ही है, इसके बीच में क्या है, उभार है, और ये किनारों में जैसे हम जाते हैं ना, तो अरवल तरफ ऊंची है और सहार की तरफ ये बहुत गहरी है, वहाँ मुड़ी है, ये वहाँ विसर्प हो रही, विसर्प मतलब सर्पाकार बना रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ तलछट बालू वालू जमा हो गई। अभी भी जब पिछली बार सोने में ज़्यादा पानी आया था तो पूरे में बहा था, तो पानी बहने के बाद जब पानी खत्म हुआ तो और वहाँ ऊंचाई बढ़ गई और वहाँ बालू जमा हो गई, तो तलछट मतलब बालू वगैरह होगा, ये विसर्प होता। तो विसर्प की आकृति कहाँ मिलेगी आपको, नदी या जलधारा में मिलेगी। पृथ्वी पर, रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। जो पृथ्वी है अपनी जहाँ पर रहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी पर अपने अक्ष का झुकाव। जो ऋतु बदलती है ना, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, अरे तुम्हें 3 तो बताऊंगी, गर्मी, वर्षा, सर्दी, अब इसी में होती हैं ऋतु, ठीक है, 3 तो हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो अपन बताएंगे पृथ्वी का झुकाव, और झुकाव के बाद पृथ्वी की परिक्रमण गति। आगे देखते हैं। मरीन बीच है, जो मरीना बीच है, भारत के चेन्नई शहर में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला देखते हैं। पृथ्वी पर अनाच्छादन की मुख्य प्रक्रिया क्या है। अनाच्छादन क्या होता है, अपक्षय है, अपर्दन है, सामूहिक अपव्यय है, मास वेस्टिंग और निक्षेपण। ये अपक्षय क्या होता है गुरुजी, अपर्दन क्या होता है गुरुजी, सामूहिक अपव्यय क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। तो गुरुजी पढ़ाते हैं साइंस और मैथ, गुरुजी का बता दें, पढ़ लो, ठीक है। किसी दिन और बता देंगे आपको, मुझे आती नहीं है लेकिन कोशिश आप लोगों के लिए पढ़ लूँगा, फिर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, कभी भी पूछ लेना। ये अपर्दन मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कोई ये कमेंट नहीं कर देना गुरुजी, मजाक बहुत अच्छा करते हैं, मजाक नहीं सच बोलता हूँ भाई, मैं मास्टर ग्रेड विज्ञान का हूँ इसलिए एनसीईआरटी विज्ञान आप देखिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है भैया। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4, तो 1 घंटे में 15 घूमी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी, तो 12 घंटे में कितना होगी, करेंगे तो 360 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, अब देख लीजिए। 180 घूमेगी 12 घंटे, 24 घंटे में कितना घूमेगी, 360, 15 गुणे 12 करोगे तो 180 होगी, ठीक है। मैथ आपकी कमजोर है, मजबूत करिए आप लोग। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसके लिए अभी हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप ये कर्क और मकर वाला आज खेला खत्म करिएगा। ये कहाँ गया, गोला मिल जाए, एक सर्किल मिल गया, बहुत अच्छे। और ये एक सर्किल ड्रा हो गया। अब इस सर्किल को हम हटाते हैं, हम यहाँ कर्व लाते हैं। चलिए, ये अपना गोला है, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में रेखा है, इसको कहते हैं 0 अक्षांश। ऊपर की ओर उत्तर है तो ये होती है 23.5, नीचे की ओर दक्षिण है, यहाँ पे भी 23.5। जो 23.5 ऊपर होती है, यहाँ होती है कर्क रेखा, एक 66.5 होती है। यहाँ पे 0 उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। ये 23.5 जो होती है मकर रेखा होती है। यहाँ अटलांटिक होता है, यहाँ आर्कटिक होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, आपको भूगोल में पढ़ाई नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर इस पर भी देखते हैं कुछ। भारतीय समय ग्रीनविच रेखा मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है, या 5.5 घंटे आगे है। मतलब जो हमारी मानक समय रेखा है
जैसे ये मानक समय रेखा है, 5.5 घंटे आगे भारत का समय, मतलब अगर यहाँ 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे। जैसे कि अभी जब हम ये क्लास बना रहे हैं तो क्लास हम यहाँ बज रहा है अपने यहाँ 3 बज रहा है, तो सोचो वहाँ कितना बज रहा है, 5:30 घटाओ तो 5:30 यहाँ बज रहा होगा 10, ठीक है। या हम ऐसा कह लें कि अगर वहाँ बजे होंगे दोपहर के 1 तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा, 6:30, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से 1290 में इसका कार्यकाल चला। आगे देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 से 1320 के बीच में इसका शासन। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और एक गयासुद्दीन नाम का बच्चा भी मेरे साथ पढ़ता था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्ज खां ने की थी। सन आप याद कर लीजिएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बकलोल याद कर लिया, बकलोल या बहलोल याद, जैसे हम तो बकलोल से याद कर लिए थे। काहे भी हम बहलोल बोले, हम बकलोल भी तो बोल रहे हैं, बकलोल लोधी ने। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसका मतलब आप क्लास समापन की ओर है, खुश हो जाइए, तालियां ना बजाने लगना, क्योंकि अभी जंग जारी है, अभी तो नापी है जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो गई थी, ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो पूछेगा दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसका पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। सजदा, पाबोस और नैरोजी प्रथाएं हैं जो बलबन ने प्रारंभ की थी। किसने की थी, बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। बलबन ने क्या अपनाई, लौह एवं रक्त नीति अपनाई। नगद वेतन और सैन्य खुलिया, घोड़ा दागने की प्रथा। नगद वेतन भाई हाल कैश लो, सैनिकों का ये खुलिया, जैसे आप लोग भी सैनिक हैं स्कूल के विद्यालय के, तो आपका भी ये खुलिया है। और घोड़ा दागने, घोड़ा पे दाग लगाया जाता था, बता देंगे। ये प्रथा किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में 2 मिनट सुन लो, हंसी आ जाएगी। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, पूरा मुगल 1200 से लेकर 1800 तक इस जितना बुद्धिमान कोई नहीं था भैया। महान बुद्धिमान, महान गणतज्ञ, महान अर्थशास्त्री, खगोल शास्त्री, इसको हर विषय का ज्ञान था। लेकिन इसे रक्त पिपासु, महामूर्ख, लंपट, बेवकूफ, जनता का शोषण करने वाला राजा कहा गया। क्यों, क्योंकि कभी कभी अपने जब धोखा देते हैं तो ऐसे ही होता है। इसके पास बुद्धि बहुत थी, कार्य भी बहुत अच्छे किए, लेकिन ये कार्य जो किए उसका समय नहीं देखा, या ये कह लो कि इसकी जनता ने इसका साथ नहीं दिया। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने कहा क्यों हम सोने के सिक्के चलवाएं। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसने तांबे और चमड़े के सिक्के चलवाए, लेकिन दिक्कत ये इसने कह दी, इसने घर घर बनवाना स्टार्ट कर दिया, राज को उसको घाटा हो गया। ये उस समय चीन को जीतना चाह रहा था, तो सेना के लिए इसने 3 साल की पहले ही वो दे दी सैलरी। और जब किसी को पैसा पहले मिल जाएगा वो काहे को पढ़ाएगा। तो हम हमेशा कहते हैं ना, आप उस दौड़ में मत दौड़ो जहां गधे दौड़ रहे हैं। ये वही दौड़ था घोड़ा, लेकिन गधों के साथ मिल गया, समझ रहे हो ना। तो कभी कभी होता है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरा भी यही लोग कहेंगे। तो अब मुझे आप मोहम्मद बिन तुगलक बनाएंगे या मुझे चाणक्य बनाएंगे, ये आप पे डिसाइड करता है, क्योंकि बच्चा ही डिसाइड करता है। मैंने भी कल एक ग्रुप में वीडियो सेंड किया था, मेरे बच्चे देखो जो मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा ही करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली से कहाँ बनाया, दौलताबाद। क्वेश्चन आएगा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन रिवर्स भी कर देगा, दौलताबाद से दिल्ली राजधानी किसने की थी, तब भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक क्या थी, रेहला थी। क्या थी, रेहला थी। कौन थी, रेहला थी। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। अगला देखो, फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति हुआ, इसने जौनपुर शहर बसाया, इसने फिरोजाबाद शहर बसाया, इसने हिसार शहर बसाया, इसने फतेहाबाद शहर बसाया, आदि नगरों की स्थापना की। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों की क्या की, स्थापना की। तूतिया हिंद या तूतिया ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। तूतिया ए हिंद अमीर खुसरो को जाना जाता था। आगे देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने की, बहुत कार्य किए इसने। इन्होंने अपने साम्राज्य में मूल नियंत्रण एवं संबंधित सुधार लागू किए। अगला क्वेश्चन बनेगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार में कौन चीज कितने दाम पर बिकेगी, ये बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय किया था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो आप हम लोग चला रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सांकेतिक मुद्रा बिटकॉइन आ रहा है जो, ये कब सोचो रे, मोहम्मद बिन तुगलक 1300 में, कितना विजनरी व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। हमेशा हम कहते हैं नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियों, फिर भी उसमें सकारात्मक चीज ढूंढिए। मैं जब इतिहास पढ़ता हूं तो यही देखता हूं कि इस शासक की गलती कहाँ हुई, सीखता हूं। उसने अच्छे काम किया, बुरे किए, फेल हुआ, असफल हुआ। अकबर बहुत अच्छा, अकबर को कहा ठीक बना, क्योंकि अकबर के पास सैनिक उतने अच्छे थे, अकबर के पास सहयोगी अच्छे थे, इसलिए वो नाम कर गया। उससे महान हमारे महाराणा प्रताप थे। विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए घास फूस की रोटी खाने वाला व्यक्ति अकबर के सामने नहीं झुका। तो सीखना है अपन को, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं किसी को आदर्श मानो तो उसकी चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर करके देखो। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 30 दिसंबर 1955 को पारित किया गया। तो भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। भारतीय संविधान में कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 उल्लेख है, मतलब नागरिकता में है वो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 है उसके तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों के भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब जो विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता से संबंधित अधिकार कहाँ हैं? अनुच्छेद 8 में है। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटिश से लिया गया, इंग्लैंड, कोई भी, तीनों एक ही नाम है। कुछ जलधाराएं हैं, जलधाराएं पढ़ लीजिए आप। इसके बाद लगभग क्लास खत्म की ओर है, हमने कहा था ना हो जाएगी। ठंडी जलधाराएं देखिए, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? जलधाराएं होती हैं जो समुद्रों में बहने वाली हवाएं होती हैं, उनको जलधाराएं कहते हैं। ये आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा अपना। कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। वेनेजुला की जलधारा ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका प्रवाह या दक्षिणी अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी जलधारा है। ओयाशिवो की जलधारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है। ओखोटस की जलधारा ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है। पश्चिमी पवन प्रवाह की जलधारा ठंडी जलधारा है। गर्म जलधाराएं देख लीजिए भैया, याद करना है आपको, हम पूछेंगे। उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। आगे देखिए, उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। एंडलीज जलधारा गर्म जलधारा है। लिखते जाइए। और ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। प्रति विश्व, ऊपर हेडिंग गर्म लगाइए, फिर आपको नहीं लिखना जलधारा, आपको नाम भर लिखना है। प्रति विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म है। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म है। आगे देखिए, क्यूरोशिया की जलधारा गर्म जलधारा, इसको याद कर लीजिए। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है। सुसीमा की जलधारा गर्म है। अल नीलो या लालिना ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून गर्म जलधारा। प्रति विषुवतीय जलधारा गर्म है। दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा गर्म। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म, ठीक है। मेडागास्कर की जलधारा गर्म और अगुलहास की जलधारा गर्म। अब भारत राज्य उनकी राजधानी है, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने दिया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आगे देखते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला। झारखंड की राजधानी रांची। रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु। आगे देखते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, आगे देखें, राजस्थान की राजधानी भैया जयपुर होगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, आगे देखो, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर है लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आगे देखते हैं, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और यहाँ पंजाब हरियाणा की भी देख लेना, ठीक है। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी क्या भैया नई दिल्ली, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये गर्मियों में है और जम्मू शीतकालीन में, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राथमिक रंग मूलभूत रंग होते हैं जिनमें किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, उनमें सभी रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे जो मूल रंग होते हैं वो 3 होते हैं, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल रेड ब्लू और येलो, RBY याद कर सकते हैं, ठीक है। लाल पीला नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, इनसे ही मिलकर सभी रंग बनते हैं, तो लाल पीला नीला, लाल नीला पीला कर ले, चले आगे, ठीक है। पत्ती एक पूर्ण संरचना होती है, लेकिन पत्ती कुछ भाग होते हैं, पर्णवृंत पत्ती के डंठल को कहते हैं जो इसे तना से जोड़ता है, पर्णफलक पत्ती का हरा चपटा और मुख्य भाग होता है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ होती है तो पर्णफलक पे होती है, आगे देखो, पर्णधार पत्ती का वह आधार है निचला हिस्सा जो तने से जुड़ता है, आगे देखिए, Dirty water does not stop plants from growing, so don't let negative words stop your progress. जो गंदा पानी है वो पेड़ की ग्रोथ को नहीं रोक सकता है, इसी प्रकार से लोगों के द्वारा नकारात्मक कही गई बातें आपकी वृद्धि को नहीं रोक सकती, हमेशा याद रखना। 4 लोग क्या कहते हैं, बस 3 लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये याद रखिए, आपके माता पिता गुरु, इसके अलावा 4 लोग क्या कहते हैं, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप जब इस जीवन से चले जाएंगे तो आपकी त्रयोदशी में कहेंगे गर्म पूड़ी लाइए, ठीक है। इस सिद्धांत का मैं व्यक्ति हूँ, हमेशा याद रखिए हम सही हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्य सही है, हम चारित्रिक रूप से नैतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से सही है, टेंशन नहीं लेना, सर आपके साथ हैं। याद रखना, डर्टी वाटर डज नॉट स्टॉप प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग, सो डोंट लेट नेगेटिव वर्ड्स स्टॉप योर प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप ये क्लास पूरी देखेंगे, इस बार टेस्ट में टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।